आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सारे इस देश के रत्न हैं, विशेष संस्थान है। और हिंदी का प्रयोग करें तो आप सब लोग अभी यहाँ पर प्रथम वर्ष में आए हुए लोग, और मुझे पता चला कि यहाँ सेकेंड ईयर वगैरह के भी छात्र बैठे हैं। आप सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुँचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुँचे, बड़ा परिश्रम करके पहुँचे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप छटे हुए लोग हैं, छटनी होकर के आए, छलनी लगकर के आए। लाखों में एक ऐसी आपकी छटनी हुई है। लाखों लोगों ने परीक्षा दी, लाखों लोगों ने प्रवेश लेने का प्रयत्न किया और आप यहाँ पर पहुँचे। और वो भी कोई सौभाग्य से नहीं पहुँचे, परिश्रम से पहुँचे। और इन सारी संस्थानों में शासन बहुत ज़्यादा संसाधन भी लगाता है, पैसा भी लगाता है, प्रचंड पैसा लगाता है। आईआईटी में प्रति छात्र होने वाला सरकार का व्यय यदि आप निकालेंगे, ट्रिपल आईटी में भी यदि आप उसका बजट होता है, वेबसाइट पे होता है, कभी ये प्रयोग करके देखिए। प्रति छात्र आप 2-2.5 हज़ार छात्र यहाँ पर पढ़ते, इतने बड़े कैंपस के अंदर इतने बड़े भवन बने हुए, इन सारे भवनों में, और इतने सारे शिक्षक हैं, उस सारे व्यय को यदि देखते तो प्रति छात्र जो व्यय होता है, उस छात्र व्यय को यदि आप निकालेंगे तो वह एक तरह से प्रत्येक छात्र के ऊपर अपने देश का ऋण है, कर्जा है। ये भाव मन में आता है तब व्यक्ति जाता है। मैंने आईआईटी मद्रास में बोलते समय उन शिक्षकों से बात चल रही थी, ये वो ऐसे वैसे। मैंने उनको पूछा कि चांद्रयान 1 में, चांद्रयान 2 में, मंगल मिशन में, कुल मिलाकर के इसरो में कितने आईआईटी के एलुमनाई हैं? और 3600 वैज्ञानिक सीधे और 5-6 हज़ार इनडायरेक्टली चांद्रयान 3 की सफलता में लगे थे। और आप लोगों ने देखा होगा जब उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और जिस समय वो विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करता हुआ चंद्रमा के सतह पर, चंद्रमा की भूमि पर जब उसका स्पर्श हुआ, तो सारा भारत जो उसको ऑनलाइन देख रहा था उस समय रोमांचित था, आंखों में अश्रु थे, नारे लग रहे थे भारत माता की जय के, और सबको लग रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया। यह अनुभूति जो पहले केवल क्रिकेट का मैच, और वो भी पाकिस्तान से जीतने के बाद होती थी, वह वैज्ञानिक अचीवमेंट से वो अनुभूति होने का कार्य हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा। किंतु ये 3600 वैज्ञानिक जो सीधे चांद्रयान 3 में लगे थे, और 5-6 हज़ार और जो इनडायरेक्टली उसकी अलग अलग सिस्टम्स को बना रहे थे, कंट्रोल सिस्टम को बना रहे थे, उनके सेंसर्स को लेकर के काम कर रहे थे, उसके लिए लगने वाले अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजीज को लेकर के काम कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर भी था। और आप खोज कीजिए कि उसमें कितने आईआईटी के थे, कितने ट्रिपल आईटी के थे, कितने एनआईटी के थे, तो लज्जा की बात लगेगी कि एक भी आईआईटी उस 3600 में नहीं था। क्योंकि आईआईटी का छात्र डीआरडीओ में नहीं जाता, इसरो में नहीं जाता है। ये इस देश की शोचनीय बात है, चिंतनीय बात है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जो टॉप करके आ रहा है, जो छट करके आ रहा है, one who is the most brilliant mind of the country, the greatest of the talents, the best of the talent, what are they giving back to the country? वो देश को दे क्या रहा है? और यदि ये भाव उस छात्र के मन में नहीं खड़ा हो रहा है तो यहाँ बैठे हुए आचार्यों को भी आत्ममंथन करना चाहिए, और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को आत्ममंथन करना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हो। व्हाट्सएप पे चांद्रयान के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए। एक बड़ा सुंदर मैसेज मुझे लगा, रक्षाबंधन वगैरह को लेकर के भी मैसेज आए। वो तो हमारे संबंधों की संस्कृति होने से संबंध तो हम सब जगह जोड़ देते हैं कि धरती ने राखी भेजी विक्रम के साथ में वगैरह, बहुत आए। लेकिन सबसे सुंदर मुझे और सबसे मार्मिक और संदेश वो लगा कि जिसमें लिखा था कि विश्व की अब अग्रणी 2 स्पेस एजेंसीज, अंतरिक्ष में शोध करने वाली सबसे अग्रणी 2 संस्थाएं आज विश्व में है। नासा नंबर 1 है और भारत की इसरो लगभग नंबर 2 हो गई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई सफलतापूर्वक नहीं उतार पाया, हमने उतार दिखाया। इसलिए कुछ मामलों में तो हम नंबर 1 है। एक साथ एक यान में 108 उपग्रह छोड़ना, जिसमें COEP का भी एक उपग्रह था छात्रों का बनाया हुआ, वो भी इसरो के कीर्तिमानों में से है। एंड देयर आर रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय आवर साइंटिस्ट्स। इतना बड़ा कीर्तिमान हमने कर दिया। नासा और इसरो विश्व के 2 लीडिंग स्पेस एजेंसीज है,
अंतरिक्ष में अनुसंधान करने वाले 2 संस्थान है विश्व के लीडिंग। नासा में 36% भारतीय मूल के वैज्ञानिक काम करते हैं, इसरो में एक भी अमेरिकन काम नहीं करता। तालियां तो आप बजा रहे हो, लेकिन केवल ताली बजाने की बात नहीं है, सोचने की भी बात है कि जिस व्यक्ति पर शासन ने 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया खर्च किया, वो उस संस्थान से टॉप होने के बाद देश की सेवा करने के स्थान पर विदेश में जाना चाहता है। इस बात को कहते हुए कि अपॉर्चुनिटीज वहां पर अधिक है, अवसर वहां पर अधिक है। हो सकता है आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले यह सत्य होगा, किंतु आज यह निश्चित रूप से सत्य नहीं है। आज अवसर भारत में भी अधिक है, अनेक मामलों में हम दुनिया में नंबर 1 है। और आपका तो आईटी संस्थान है, आप तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसमें तो निर्विवाद रूप से भारत अग्रणी है, नंबर 1 है। अभी 2 सप्ताह पहले, जस्ट 2 वीक्स बैक, दिल्ली में जर्मनी का फाइनेंस मिनिस्टर आया था। वो जर्मनी के एम्बेसडर के साथ और भारत के एनईए के जॉइंट सेक्रेटरी आईएफएस ऑफिसर के साथ में दिल्ली के मार्केट में गया, और मार्केट में जाकर के उसने सब्जी खरीदी, और सब्जी खरीदने के बाद वो एनईए के ऑफिसर के मोबाइल से उसने स्कैन करके और यूपीआई पेमेंट किया। उस समय उस जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर के चेहरे पर जो भाव थे वो देखने लायक थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास नहीं, अमेरिका के पास नहीं, फ्रांस के पास नहीं, यूरोप में किसी के पास में नहीं, केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है, भीम और यूपीआई की। और आज भारत ने 46 देशों को ये टेक्नोलॉजी दी। मुझे भी नहीं पता था, मेरे बारे में बताया मेरा परिचय देते समय। मैं अपडेट रहने की कोशिश करता हूं, प्रतिदिन क्या हो रहा है उसमें, आगे देश में क्या हो रहा है हर क्षेत्र में उसको देखने की कोशिश करता, क्योंकि मेरा देश है ना, मेरी माँ है, और मेरी माँ के क्या साथ क्या हो रहा है मुझे देखना आवश्यक है। और कोई बहुत ज्यादा आईबी और रॉ में जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ओपन स्पेस में जो अवेलेबल, साइबर स्पेस में अवेलेबल जानकारी है, उसको भी हम नहीं इकट्ठा कर पाते अपने देश के बारे में। इसलिए देश के बारे में अभिमान नहीं होता, और अभिमान नहीं होता इसलिए देश छोड़ करके जाने का विचार मन में आता है, क्योंकि अपनी भारतीय होने पर गर्व नहीं होता। क्योंकि ये जानकारी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, मैं इतना अपडेट रहता हूं फिर भी नहीं पता था। यूक्रेन वॉर के समय, साल भर पहले, लगभग 1.25 साल पहले यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो अमेरिका ने नाटो कंट्रीज का पार्ट यूक्रेन बना, इसीलिए वॉर शुरू हुआ था। इसलिए अमेरिका ने पहला रिटेलिएशन कुछ किया होगा, तो पहला रशिया के साथ रिटेलिएशन हुआ कि वीजा और मास्टर कार्ड में रशिया की मेंबरशिप खत्म कर दी, और रशिया की सारी इंटरनेट बैंकिंग ठप हो गई 1 दिन के अंदर। रशिया में इंटरनेट बैंकिंग संभव नहीं थी, क्योंकि केवल वीसा और मास्टर कार्ड के माध्यम से ही वो हो रही थी। और वो बंद होते ही रशिया भागा किसके पास, उसके पुराने दोस्त भारत के पास आया, और भारत ने रशिया को रुपए दिया और यूपीआई दिया, और यूपीआई और रुपए के भरोसे रशिया का व्यापार शुरू हुआ। और जब वो यूपीआई दिया, तब रशियन पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था धन्यवाद देते हुए कि यूक्रेन वॉर के लिए धन्यवाद, अमेरिका को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन डाले, उसके कारण हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिली। तब मुझे पता चला कि यूपीआई अमेरिका के पास था। हमारे अनेक मित्र अमेरिका में, उनसे पता चला कि आरोग्य सेतु जैसा ऐप और डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में कागज पे लिख करके सर्टिफिकेट, स्क्रोलिंग, टाइप भी नहीं, प्रिंटेड भी नहीं, हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट वैक्सीन का चलता रहा। भारत ने पूरा का पूरा वैक्सीनेशन, इतने लोगों का वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन दिए गए, तीनों बूस्टर डोज मिला करके, और वो सारे वैक्सीन डिजिटली मॉनिटर हुए। ये भारत ने करके दिखाया। आईटी संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को ये जानकारी होनी चाहिए और अभिमान होना चाहिए कि आप भारत में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू हैव गॉट। और उसके बाद भी यदि आप विदेश में जाने का स्वप्न देखते हो, तो एक केवल और केवल स्वार्थ के कारण देखते हो, और केवल देशद्रोह के कारण देखते हो। Facts have changed miraculously in last 20 years. In last 2 decades, the facts have changed. विश्व में आज भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं रहा है। ये भारतीय प्रतिभा ने करके दिखाया। और मजेदार बात,
चौथे या पांचवें क्रमांक की प्रतिभा ने करके दिखाया, नॉट द टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट तो अपने स्वार्थ में है, इसलिए सारे विश्व में फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 56 कंपनियों के अंदर भारत के सीईओ है। तालियां बजा देना, लेकिन ये गर्व का विषय नहीं है, ये लज्जा का विषय है, क्योंकि कंपनी के ओनर कोई और है। वो नडेला करोड़ों का अरबों का पैकेज लेकर के यदि गूगल की नौकरी कर रहा है तो गूगल उसके टैलेंट के भरोसे खरबों अर्न कर रहा है। Whatever package he is getting, he is contributing to the American economy to the tune of at least 500 times his package with his personal gulami, दासता, slavery। इसलिए मैं, हो सकता है मेरी गलती हो गई हो, नौकरों को मैं ज़्यादा बहुत महत्व देता नहीं, इसलिए उसकी कंपनी बदल गई हो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, पता नहीं मुझे, उस गलती के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नौकर गुलामों को महिमा मंडन में करता ही नहीं, इसलिए मेरे को याद नहीं रहता। मेरे को याद रहता है जोहो का श्रीधर वेम्बू, क्योंकि 500 मिलियन डॉलर की कंपनी को अमेरिका से लपेट करके और तिरुनेलवेली के पास में, चेन्नई में भी नहीं, तमिलनाडु में अपने गांव में जोहो कॉर्प का हेडक्वार्टर बनाता है, साइकिल पर चलता है और गूगल को टक्कर देने वाली कंपनी भारत में खड़ी करता है। वो श्रीधर वेम्बू मेरे लिए महिमा मंडन का कारण है, क्योंकि स्वतंत्र है, मालिक है, किसी का गुलाम नहीं, किसी का नौकर नहीं। नौकरों का महिमा मंडन करेंगे तब तक पैकेज के पीछे भागेंगे, तब तक प्लेसमेंट के पीछे भागेंगे। जिस दिन महिमा मंडन हम एंटरप्रेन्योर्स का करने लगेंगे, जिस दिन हम उद्यमियों का करने लगेंगे, जिस दिन स्वरोजगार करने वाले छोटे से, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद। उन्होंने कितने दिन चाय बेची थी मुझे पता नहीं अपने जीवन में, लेकिन उनको गालियां देने वालों ने उनको चाय वाला कह करके चाय वाले का महिमा मंडन कर दिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसके बाद लोगों ने चाय वालों की कॉस्ट अकाउंटेंसी करना शुरू किया कि चाय वाला कमाता कितना है, और आपको आश्चर्य होगा कि चाय वाला आपको जितना पैकेज मिलेगा उससे ज्यादा कमाता है। आदमी 6 साल 5 साल इंजीनियरिंग में लगाता है, 4 साल इंजीनियरिंग में लगाता है, 2 साल एमबीए में लगाता है, 6 साल एमबीए करने के बाद कंठ लंगोट लगा करके, पता है ना कंठ लंगोट, अंग्रेजों को पता नहीं लंगोट कहाँ बांधना, इसलिए गले में बांध देते हैं। तो उस कंठ लंगोट को लगा करके रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेचता है। 6 साल इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद सब्जी बेचता है, और प्रयागराज जैसे जगह पर रिलायंस फ्रेश में 13,000 रुपए की स्टार्टिंग मिलती है मंथली, और सारे एमबीए सब्जी वाले मिल जाएंगे आपको वहां पर। और आपके घर के बाहर जो सब्जी बेचने आता है, वो जो ठेला लगा करके रेडी लेकर के आने वाला सब्जी वाला, उसको पूछो दिन में कितनी खरीदी, कितने की बेची, किराया कितना लगा, या खुद का ठेला हो तो कितने का ठेला है, उसका ईएमआई भी निकाल लो, सारा निकाल लोगे तो कुछ नहीं तो दिन भर का कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया दिन का कमाता है, और खुद की मर्जी का मालिक है। आज मेरा मूड नहीं, मैं नहीं जाता कह सकता है। नौकरी के लिए एचआर को, छुट्टी के लिए एचआर को एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता। हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी इन्फोसिस की नौकरी इसलिए छोड़ दी, बिहार का रहने वाला था, उसने शादी के लिए छुट्टी मांगी, उसका बॉस अमेरिकन था, उसने जब शादी के लिए 7 दिन की छुट्टी मांगी तो अमेरिका वाले को समझ में नहीं आया 7 दिन में, शादी में 7 दिन क्यों लगते हैं। वो तो कहे 7 दिन में हमारी 4 शादियां हो जाती है, तुम एक ही शादी में 7 दिन लगाओगे, वो तो घंटे भर का काम है, उसमें क्यों 7 दिन लगेगा। उसने समझाने की कोशिश की कि बिहार में महीने भर शादी होती है, ये तो मैं बेंगलोर में नौकरी करता हूँ इसलिए घर वाले 7 दिन के लिए मान गए हैं। उसके मालिक को समझ में नहीं आया, उसको कहा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की छुट्टी सैंक्शन खुद की शादी के लिए, हनीमून वगैरह छोड़ो, खुद की शादी के लिए। शादी के लिए 2 दिन की जब छुट्टी उसको सैंक्शन हुई, उसके पिताजी ने कहा छोड़ दे, अपने घर में बहुत खेती है। और वो IITN जो बैंगलोर में नौकरी करता था, उसने नौकरी छोड़ दी एचआर के, उस एक मेल के ऊपर की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का लीडर है। पटना में बैठ करके एक्सपोर्ट करता है IITN फार्मर, IITN एग्रीकल्चर। ये भारतीय
भारतीय उद्यम की परंपरा, विश्व में भारत का नाम यदि किसी ने किया होगा तो इन उद्यमों ने किया है। आज विश्व में सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है। द बिगेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड ये भारत में नहीं है। 100 करोड़ हिंदू जिस देश में रहते हैं और पूजा करते हैं, उसका पूजा का स्थान टेम्पल, द लार्जेस्ट टेम्पल टुडे इज इन अंकोर वाट। वो अंकोर वाट भारत में नहीं है, कंबोडिया में। और उससे बड़ा मंदिर जकार्ता में मिल गया, इंडोनेशिया में, जिस इंडोनेशिया में विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है। 65 करोड़ मुसलमान, 93% मुसलमान जिस इंडोनेशिया के नागरिक है, वह इंडोनेशिया जिसकी एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है और जिसके 20,000 रुपये, रुपया ही कहते हैं, वहां की करेंसी रुपया है, प के ऊपर 2 मात्रा है केवल, रुपया। उनके 20,000 रुपये की करेंसी पे गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है और उनके यूनिवर्सिटी के बाहर सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है, जिसके पैरों पर पुष्प चढ़ा करके वहां का मुस्लिम वाइस चांसलर रोज सरस्वती की पूजा करता है। उस इंडोनेशिया में अंकोर वाट से बड़ा मंदिर मिल गया। और मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, ये मंदिर इंडोनेशिया में बनाए किसने? अंकोर वाट में शिव जी को कौन ले गया? अंकोर वाट में ब्रह्मा जी को कौन ले गया? अंकोर वाट में गणेश जी को कौन लेके गया? तो मुझे उत्तर मिलता है, वो लेकर के जाने वाले कोई पंडित नहीं थे, वो लेकर के जाने वाले कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं थे, वो लेकर के जाने वाले कोई राजा महाराजा नहीं थे जिन्होंने सेनाएं भेज करके अपनी मंदिर बनाए। वहां पर भारतीय संस्कृति को लेकर के जाने वाले व्यापारी थे, उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेडर्स टुक आवर कल्चर टू द होल वर्ल्ड। ये उद्यमियों का देश, ये व्यापारियों का देश है, ये कारीगरों का देश है। This country has always been a manufacturing economy and a successful manufacturing economy. सन 2000 में जब मिलेनियम का परिवर्तन हो रहा था, जब सहस्त्राब्दी का परिवर्तन हो रहा था, और आईटी वालों को, आप तो बच्चे होंगे आप में से अधिकतर, आपको तो याद नहीं होगा, किंतु आईटी वालों को याद है Y2K के लिए बड़ा फेमस हुआ था। 98 से सारी दुनिया परेशान हो रही थी कि जब 2 डिजिट में जो आंकड़े हैं ईयर के, वो 4 डिजिट में नहीं करे तो Y2K हो जाएगा। उस समय सन 2000 में विश्व के सबसे अमीर देशों की संस्था OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उस OECD ने ब्रिटिश मूल के इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन को कॉन्ट्रैक्ट दिया। एंगस मेडिसन को क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया था? एंगस मेडिसन को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि विश्व का आर्थिक इतिहास लिखिए। एंगस मेडिसन ने 25 रिसर्च एसोसिएट्स के साथ 4 वर्ष रिसर्च करके पुस्तक लिखी। 2004 में पुस्तक छपी। आपको चाहिए तो मैं PDF भेज दूंगा, मेरा मेल ID लिख लेना, मेरे को मेल करना, संजय सर से मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा। वो PDF पढ़ना, क्योंकि मैं वैसे तो पब्लिश किताब तो बहुत महंगी है, वो भी किसी हमारे मित्र ने मंगवा करके दे दी मेरे को। $2000 की किताब है, OECD.2000 पाउंड की। OECD.org ने पुस्तक छापी। पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव। गूगल कीजिए, मिल जाएगी आपको भी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड गूगल मिलेनियल पर्सपेक्टिव बाय एंगस मेडिसन। उस पुस्तक में एंगस मेडिसन रिसर्च के बाद कहता है, शून्य, कॉमन एरा के शून्य से कॉमन एरा के 2000 तक, 0 CE टू 2000 CE, 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखा है एंगस मेडिसन ने। और उसमें वो कहता है, फॉर द फर्स्ट 15 सेंचुरीज, 1500 वर्ष तक, नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री भारत तो था ही इकोनॉमिकली, केवल नंबर 1 नहीं था। इंडिया कंट्रीब्यूशन, भारत का योगदान विश्व इकोनॉमी में, GDP ऑफ द वर्ल्ड में भारत का योगदान 46 to 66% था till 1500 CE, 40 से लेकर 66%। किसके भरोसे था? उद्यमियों के भरोसे, कारीगरों के भरोसे था। विश्व का सबसे महीन कपड़ा बनाने वाली लूम जिसने बनाई होगी उस इंजीनियर का था। इंजीनियर्स, कारीगर कहते थे हम उनको। उन कारीगरों ने भारत को विश्व का नंबर 1 बनाया था टिल 15th सेंचुरी। आफ्टर 16th सेंचुरी चाइना केम अप। इसने भारत का कंट्रीब्यूशन कम हुआ, परसेंटेज कम हुआ, शेयर कम हुआ, नॉट द प्रोडक्शन। जिस समय अंग्रेजों ने इस देश में अपनी शिक्षा व्यवस्था लगाई, मैकॉले की 1835, उस समय भारत का विश्व में कंट्रीब्यूशन 23% था, 23% GDP का। और जिस समय अंग्रेज छोड़ करके गए
पूरे भारत को निरक्षर करके गए उस समय, क्योंकि 1823 में अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किया। पुस्तक का नाम लिख लीजिए, ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। धर्मपाल जी ने इंग्लैंड में जाकर के अंग्रेजों के एजुकेशनल सर्वे की रिपोर्ट लेकर के आए। आप archives.org पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 1823। उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आंखें खुली रह जाएगी। 7 लाख गांवों का रिसर्च करने के बाद, 7 लाख गांवों का सर्वे करने के बाद अंग्रेजों को पता चला 13 लाख से ज्यादा गुरुकुल भारत में काम करते थे 1823 में। साक्षरता का प्रमाण दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो नाम के एक क्रिश्चियन पादरी ने कंपाइल किया रिपोर्ट, और थॉमस मुनरो लिखता है द लिटरेसी परसेंटेज वाज 100%, मद्रास प्रेसिडेंसी 98%, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 93%, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड सबसे कम 96% बंगाल प्रेसिडेंसी, सबसे कम उत्तर भारत में था पंजाब प्रोविंस जिसको कहते थे, जिसमें पूरा पाकिस्तान आधा अफगानिस्तान तक आता था, हरियाणा पंजाब सारा, उस प्रोविंस में 93% था। दैट वाज द लोएस्ट। ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी इन 1823। सभी जाति वर्ण के सभी लोग, अंग्रेजों ने टेबल दिए, ब्राह्मण कितने शिक्षक थे, कितने विद्यार्थी थे, कितनी लड़कियां थी उसमें, क्षत्रिय कितने थे, वैश्य कितने थे, शूद्र कितने थे, मुसलमान कितने थे, छात्र छात्राएं और शिक्षक, सारे टेबल है। धर्मपाल जी ने पूरे के पूरे टेबल दिए, आपकी आंखें फटी रह जाएगी। बिफोर द ब्रिटिश एजुकेशन स्टार्टेड इन दिस कंट्री, द कंट्री वाज 100% लिटरेट, और जब अंग्रेज छोड़ के गए लिटरेसी वाज 18%, 82% भारतीयों को इलिटरेट करने का काम अंग्रेजों ने किया, और हमारा परसेंटेज इन जीडीपी वाज 2% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रॉम 23% टू 2%। यह उद्यमियों का देश है जिसने विश्व में अपनी साख की। आज फिर से वो उद्यम खड़ा करने की आवश्यकता है। ये स्टार्टअप, मुद्रा लोन उसी के लिए कर रहे हैं, पर सरकार के करने से नहीं होगा, अपना मन बदलना पड़ेगा। हम गुलाम बनना चाहते हैं, हम दूसरे के लिए परिश्रम करना चाहते हैं, या हम स्वयं कुछ खड़ा करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम बिल्डर ऑफ योर ओन फ्यूचर, नॉट जस्ट योर ओन फ्यूचर बट फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड? विश्व का कल्याण करने के लिए विज्ञान में अनुसंधान, विश्व का कल्याण करने के लिए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट? नॉट जस्ट फॉर कॉमर्स बट टेक्नोलॉजी फॉर ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। यूपीआई ने क्या किया? जो जो ऑब्जेक्शन थे संसद में खड़े होकर के पूर्व और फाइनेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री खड़े होकर के कहते, वित्त मंत्री चिदम्बरम खड़े होकर के कहते, क्या पीओएस मशीन सब्जी वाली के पास होगी? क्या चेक दिया जाएगा सब्जी वाली को? हाउ आर यू गोइंग टू डू डिजिटलाइजेशन, जनधन योजना के बारे में? और प्रधानमंत्री जी ने एनआईसी को काम दिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, आपके आईटी के स्टूडेंट जाते हैं वहां पर, उनसे बने हुए एनआईसी को काम दिया। जितने ऑब्जेक्शन लिए गए सबका सॉल्यूशन चाहिए, और सबका सॉल्यूशन भीम ने दिया, सबका सॉल्यूशन यूपीआई ने दिया। जब हम चुनौती के रूप में लेते तो हम करके दिखाते हैं, ये हमारी ताकत है। इसलिए आज अवसर है, युग परिवर्तन के समय आप शिक्षा ले रहे हो, गर्व का विषय। मैं 8वीं कक्षा में था जब मैंने स्वामी विवेकानंद का लाहौर में दिया गया भाषण पढ़ा। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने लाहौर में भाषण दिया, 1897 में। मैं जानबूझ के अंग्रेजी में बोलता हूं, आजकल आंकड़े समझ में नहीं आते हिंदी में, इसलिए 26 जनवरी 1897 का भाषण है स्वामी विवेकानंद का, लाहौर में दिया गया। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शुरुआत उन्होंने यहां से की भाषण की, अनेक जन्मों की पुण्याई के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने लिखा है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद भागवत कहता है जब पुण्य संचय होता है, अति दुर्लभ मानव तन पावा, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि मनुष्य के पास ही केवल कर्म का स्वातंत्र है। पशुओं के पास कर्म का स्वातंत्र नहीं, इसलिए उनको पशु कहते। पशु शब्द ही पाश से आया। हमारी संस्कृति कितनी साइंटिफिक है, हमारे धर्मशास्त्र कितने साइंटिफिक है। पशु क्यों कहा? क्योंकि पाश से बंधा है। इट डज नॉट हैव द फ्री विल टू एक्ट। मैं उसके लिए बड़ा सरल उदाहरण देता हूं। कुत्ते को पत्थर मारो, कुत्ता क्या करेगा? कुत्ते के पास 3 ऑप्शन है, या तो भौंकेगा, काटेगा या भागेगा।
नो फोर्थ ऑप्शन एमसीक्यू नहीं बन सकता सर। नो फोर्थ ऑप्शन एमसीक्यू के लिए ABCD 4 चाहिए ना। कौन बनेगा करोड़पति में नहीं पूछ सकते क्योंकि 3 ही ऑप्शन है। किसी ने मेरे को कहा नन ऑफ द अबव, मैंने कहा नहीं, वो भी ऑप्शन नहीं उसको। द डॉग हैज टू रिएक्ट, इट हैज टू रिएक्ट, इट कैनॉट चूज नॉट टू रिएक्ट। इसलिए नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई 2 ही काम कर सकता है, भौंकेगा और भागेगा, भौंकेगा और काटेगा। तीनों एक साथ नहीं कर सकता है। भागेगा तो काटेगा नहीं, काटेगा तो भागेगा नहीं। इसलिए तीनों काम नहीं कर सकता। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि बंधा हुआ है, पशु है, पाश में बंधा है। वो बया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, बया के घोंसले घर घर में लगते हैं, लट्टू लगाते हैं, नीचे से एंट्री होती है, बीच में बल्ब होता है, अंडे देने के लिए अलग जगह होती है। मोस्ट ब्यूटीफुल नेस्ट इन द वर्ल्ड बया का घोंसला। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल करो। आजकल के बच्चे क्या देखते हैं बेचारे, गूगल पे ही देखते हैं। तो लेकिन इतना सुंदर घोंसला बनाती है, लेकिन उसको डिजाइन इंजीनियरिंग नहीं आती, उसको डिजाइन का दिमाग नहीं है। प्रोग्राम्ड है। अफ्रीका की बया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे प्रयागराज हो, बया का डिजाइन वही रहेगा, क्योंकि ना तो कर्म का स्वातंत्र है, ना कल्पना का स्वातंत्र है। पशु है, पाश में बंधा हुआ। मनुष्य को स्वातंत्र है और उसी का दुरुपयोग करके पर्यावरण का नाश किया उसने, वो अलग बात है। लेकिन स्वातंत्र है मनुष्य को। आप बताओ, आपको कोई पत्थर मारे तो क्या करोगे? नहीं बता सकते। यू कैनॉट टेल अबाउट योर ओन सेल्फ। गारंटी से नहीं बता सकते यही करूंगा, क्योंकि आप 4 उप प्रश्न पूछोगे। पहले पूछोगे मारने वाला / वाली, फर्क पड़ता है? कितना भी जेंडर फ्लूइडिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी, LGBTQ की बात कर लो, वाला और वाली में अभी भी फर्क पड़ता है। मारने वाला या वाली कौन है, उससे फर्क पड़ेगा ना। फिर मारने वाले का मूड क्या था, किसने मारा, व्हाट वाज द पर्पस? और जब मारा, जब मेरे को पत्थर लगा, मेरा मूड क्या था? और तीनों मैंने बता दिए, तब भी आप गारंटी से नहीं बता सकते कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू आर फ्री, यू हैव गॉट अ फ्री विल, द ऑप्शंस आर इन्फिनिट। अनंत संभावनाओं का नाम मनुष्य है। मनुष्य का अर्थ है उसके पास अनंत संभावना। When you say I cannot, when you say I cannot do it, you cease to be human. आप जब कहते हो मैं कर नहीं सकता, तब आप मनुष्य नहीं रह जाते, आप पशु हो जाते हैं। आप अपने आप को बांध लेते हो, आप अपने आप को लिमिट कर देते हो। मनुष्य के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आदित्य L1 हो रहा है तैयार, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। बियॉन्ड द स्काईज वी कैन गो। हमने कहा पक्षी उड़ सकते हैं, मनुष्य उड़ नहीं सकता। हमने कहा उड़ेंगे। हमारे पाराशर के वैमानिकी शास्त्र में लिखा, और वैमानिकी शास्त्र पर आप विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं। शंकर बापू तळपदे का नाम लिखिए। उसने राइट बंधुओं के 9 साल पहले दादर चौपाटी पे हवाई जहाज उड़ा करके दिखाया। चलो उसको भी नहीं मानते, राइट बंधुओं को तो मानते हो। तो राइट बंधुओं ने उड़ करके दिखाया। मनुष्य का स्वातंत्र है, पक्षी उड़ सकता है, मैं उड़ के दिखाऊंगा। वो तैरती है मछली, मैं तैर के दिखाऊंगा। मैं पनडुब्बी बनाऊंगा, सागर की गहराई में जाऊंगा, बिना पनडुब्बी के भी गोते लगा करके मोती लेकर के आऊंगा। कुछ भी असंभव नहीं मनुष्य के लिए, यह कहने वाला मनुष्य। इसलिए आपके सामने चुनौती छोड़ करके जा रहा है। क्या करोगे? क्या है जीवन का लक्ष्य? दासता के लिए, पाश में रहने के लिए, बंधे रहने के लिए, दूसरे के किसी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसकी चाकरी करने के लिए पैदा हुए हो, या अपनी मर्जी से विश्व में कुछ मार्क करना चाहते हो? यू वांट टू लीव सम मार्क, कुछ दे करके जाना चाहते हो। क्या दिया तूने जीवन में? ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा? लेने वाले तो बहुत है। असमिया में, यहाँ असम के भी कोई हो गए, पूरे देश भर के आते हैं लोग यहाँ पर IIIT में। असमिया में पिताजी को देवता कहते हैं। पिता के लिए शब्द है देवता। बड़ी बहन को भाईदेव कहते हैं। मैंने हमारे असमिया मित्रों को पूछा देवता क्यों कहते, तो इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि वही तो सब कुछ देते हैं। ही प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, वन हू प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, हेंस ही इज देवता। जो देता है वो देवता, ऐसा असमिया भाषा में कहते हैं। और यही संस्कृत का भी अर्थ है, दीयते, उसी से देवता शब्द आता है। जो देता है वो देवता। वन हू गिव्स इज देवता।
और सुदूर पश्चिम में उधर पूरब का शब्द देवता, और सुदूर पश्चिम राजस्थान में मैं 9 साल रहा, मारवाड़ी बहुत बढ़िया बोल लेता हूँ, खाटी मारवाड़ी बोलता हूँ। उस मारवाड़ी में भिखारी के लिए शब्द है मंगता। मंगते बनोगे कि देवता बनोगे? जो मांगता है वो मंगता, जो देता है वो देवता। प्लेसमेंट के पीछे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, 40 लाख का पैकेज दे दे, 1 करोड़ का दे दे। मंगते बनना चाहते हो या मैंने दिया, ये नया दिया, ये पेटेंट मेरा, ये प्रोसेस मैंने नहीं बनाई, ये ऑटोमेशन मैंने नया बनाया, ये IoT में मैंने कुछ करके देखा। सारा विश्व डरता है भारत से। अभी सारे विश्व में चल रहा है AI के ऊपर चर्चा शुरू कर दी, AI एंड एथिक्स। नहीं, AI के डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है चर्चा। नाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज डिस्कसिंग ऑन द एथिक्स बिहाइंड AI। चैट GPT और AI का उपयोग कितना करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए गड़बड़ तो नहीं है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बेंचमार्क तक रिसर्च उन्होंने कर दिया। अब हमारे बच्चे घुस गए उसमें AI में, और भारत के बच्चे जब AI में घुस गए तो AI की 12 बजा देंगे और कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे। इसलिए कंट्रोल करने के लिए एथिक्स की बात हो रही। इंटरनेशनल कन्वेंशन में कुछ कंट्रोलिंग लॉस बनाएंगे। इतना ही AI का कर सकते, इतना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत कूद रहा है। इंटरनेशनल षड्यंत्र आपको रोकने का प्रयास करेंगे। आप अपना खोजिए ना, आप काहे चैट GPT के पीछे भागते हैं? कैन यू नॉट क्रिएट योर ओन सर्च इंजन? क्या लगता है यार सर्च इंजन की प्रोग्रामिंग के लिए? सारा ओपन सोर्स में उपलब्ध है। चैट GPT को क्यों मांगना? उससे बड़ा तो इंटेलिजेंस आपके पास में है। क्रिएट योर ओन AI, क्रिएट योर ओन ML, मशीन लर्निंग के आप कर सकते हैं। जिस दिन सोच लोगे उस दिन कर लोगे। विश्व को चुनौती देने का समय आ गया। भारत ने करवट बदल ली है। नाउ इट इज नॉट दी भारत। 75 साल पहले का भारत नहीं है ये। जब स्वतंत्र हुआ था, जब अंग्रेज लूट करके चले गए थे, $45 ट्रिलियन, दैट इज वन ऑफ द एस्टिमेट्स, विच मे बी ओनली 10%, लूट करके ले गए थे भारत को। लूटा पिटा निरक्षर करके गया हुआ ऐसा भारत छोड़ करके गए थे। 75 वर्ष में इस देश ने देश के कोने कोने पे शिक्षा पहुंचा दी। मैं माना बॉर्डर पे गया, वहां पर विद्यालय देखा मैंने। आजकल उसको सीमा का अंतिम गांव नहीं कहते, सरकार ने भी नाम बदल दिया, सीमा का पहला गांव शब्द प्रयोग दिया। दिस इज द फर्स्ट विलेज। सारी भारत के सीमा के पहले गांव में विद्यालय में देख करके आया। अरुणाचल में, हिमाचल में, बर्मा की बॉर्डर पे सब जगह विद्यालय पहुंचा दिया। इस देश का प्राइमरी एजुकेशन का GR 100% हो गया। इस देश में पैदा होने वाला हर बालक आज विद्यालय में प्रवेश लेता है। ड्रॉप आउट समस्या है, पूरा नहीं करता, 10th तक नहीं जाता, मेजर ड्रॉप आउट है। 5वीं से पहले ड्रॉप आउट है, 8वीं से पहले ड्रॉप आउट है। प्रॉब्लम्स मुझे पता है, मैं 10 साल शिक्षा जगत में ही काम किया हूं, किंतु आज माता पिता को समझाना नहीं पड़ रहा कि बच्चों को विद्यालय भेजो। आज से 15 साल पहले समझाना पड़ता था, आज खुद होके जा रहे हैं। ये देश बदल चुका है। नाउ वी आर रेडी टू चैलेंज एवरीबॉडी, क्योंकि ये एकमात्र देश है जो प्रार्थना करता है सर्वे भवन्तु सुखिना। विश्व में कोई ये प्रार्थना नहीं करता। बाकी सारे विश्व के धर्म कहते हैं मेरे भगवान को जो मानता है उसी को स्वर्ग मिलेगा, मेरे भगवान को जो नहीं मानता उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। केवल और केवल भारतीय संस्कृति केवल और केवल हिंदुत्व कहता है। इसलिए हमारा संविधान सर्वसमावेशक है, इसलिए हमारा संविधान सेक्युलर है, क्योंकि हम सारे जगत का स्वागत करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के सभी मार्गों को हम सत्य मानते हैं। यह भारत की मान्यता है। हमने ये नहीं कहा सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, नहीं कहा आप मेरे भगवान को मानेंगे तभी सुखी होंगे, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना। अरे हमने ये भी नहीं कहा कि सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिना, और हमने ये भी प्रार्थना की कि नहीं की कि सर्वे मानवा भवन्तु सुखिना। हमारी प्रार्थना है विश्व के प्राणी मात्र सुखी हो जाए। प्राणी मात्र ही नहीं, जिसमें प्राण नहीं है उसके अंदर के स्पंदन भी देखने वाला भारत है। इसलिए औषधय शांति, वनस्पतय शांति, आप शांति, पृथ्वी शांति, ये प्रार्थना करने वाला भारत है। वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू साइंस। स्वामी विवेकानंद डेट्रॉइट में रहे थे। आज डेट्रॉइट की हालत बहुत खराब है। आप डेट्रॉइट रूइंस, RUINS रूइंस गूगल कीजिए, आपको डेट्रॉइट के खंडर मिलेंगे, GM मोटर्स के, फोर्ड के खंडर मिलेंगे।
द अमेरिकन इकोनॉमी इज इन पेरिल। आपको एक और वेबसाइट बताता हूं, usdebtclock.org, usdebtclock.org। उस पर जाकर के देखिए, आज विश्व में सर्वाधिक जीडीपी वाला देश अमेरिका है। 27 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, 27 खरब डॉलर जीडीपी है। अमेरिका का नेशनल डेट है 32 ट्रिलियन डॉलर। 27 ट्रिलियन डॉलर पे 32 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लेकर के बैठा है। और केवल 32 ट्रिलियन डॉलर का नहीं, अनफंडेड लोन्स, नीचे उसी वेबसाइट पे नीचे जाएंगे, 102 ट्रिलियन डॉलर। 27 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पे 102 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा। मैं मजाक में कहता हूं ये तो माल्या से भी गया गुजरा है। माल्या के 9,000 करोड़ का कर्जा था। 9,000 करोड़ के कर्जे में वो भाग गया बेचारा, अभी भी लंदन कोर्ट में घिसघिसाता रहता है। ईडी ने 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। 9,000 करोड़ के कर्जे के बदले में 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई माल्या की। कम से कम संपत्ति से कम कर्जा था। ये तो अमेरिका ऐसा दिवालिया देश है, ऐसा भिखारी है, सारी दुनिया से कर्जा लेता है। उसको कर्जे देने वाले साहूकारों में भारत है। 108 देशों से कर्जा लिया है, उसमें हमसे भी लिया हुआ है, भारत से भी कर्जा लिया हुआ है। और आप साहूकार के देश से और कर्जा लेने वाले के देश में जाना चाहते हो? ये आपके स्वप्न है। इसको कहते हैं मंगतों के स्वप्न, भिखारियों के स्वप्न। और मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हो। मैं भावावेश में बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। पर अमेरिका 102 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे के साथ नंबर 1 क्यों बना है? 3 कारणों से। बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 2, सारी दुनिया के बेस्ट ब्रेन को अट्रैक्ट करके दुनिया के सर्वाधिक पेटेंट्स टेक्नोलॉजी के अमेरिका के पास में। अमेरिका चल ही रहा, हमारे लोगों ने, चाइना ने, भारतीयों ने, जापानीज लोगों ने, कोरियन लोगों ने जो पेटेंट चाइना कंपनी को दिए, अमेरिकन कंपनियों को दिए। नाउ चाइना इज आल्सो कॉम्पिटिंग इन पेटेंट्स, इसलिए हमको भी पेटेंट्स पे काम करना चाहिए। अपने 4 साल इंजीनियरिंग के पूरे होने से पहले 5, 10, 25 पेटेंट बना लेने चाहिए, क्योंकि पेटेंट आने वाले विश्व की ताकत है। अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत पेटेंट है। और तीसरी अमेरिका की ताकत है, डॉलर छापता है, बिना काम के डॉलर छापता है और सारी दुनिया डॉलर में और ट्रेड करने के लिए मजबूर करता है अपने मिलिट्री के भरोसे। अब भारत ने चुनौती दी, जब रशिया के साथ हमने पेट्रोल खरीदना शुरू किया रुपए में और उनके रूबल में, हमने ईरान के साथ कहा कि हमें रुपए में पैसा देंगे, आप हमको पेट्रोल दो। ईरान पे अमेरिकन सैंक्शन थे, ईरान ने हमको रुपए में पेट्रोल दिया। अभी ब्रिक्स में, अभी 4 दिन पहले ब्रिक्स में 25 और देशों को शामिल इसलिए करना जा रहे क्योंकि मोदी जी दुनिया को डी-डॉलराइज करना चाह रहे हैं। डॉलर के भरोसे नहीं होगा, आपसी करेंसी में व्यापार होगा। और जिस दिन ब्राजील, साउथ अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश, अर्जेंटीना जैसे देश, भारत जैसे देश अपनी करेंसी में व्यापार करने लगेंगे, अमेरिका चरमरा करके डूब जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने ये चुनौती रख रहा हूं। क्या करोगे? क्या जीवन का लक्ष्य? क्या करने के लिए पैदा हुए? जब शीशे में देखते हो रोज, और युवा तो देखता ही, दिन में 10 बार देखता है। मेरे को बहुत वर्षों बाद पता चला कि वो स्कूटी पे, एक्टिवा पे दो जो शीशे दिए होते हैं, वो रास्ता देखने के लिए नहीं होते, ट्रैफिक देखने के लिए। वो तो कहीं पर भी पहुंचने के बाद वो आतंकवादियों वाला वेश निकाल करके सब ठीक ठाक है कि नहीं देखने के लिए होते हैं ना, ऐसे इसी के लिए होते हैं ना। वो मॉल में जाते हो ना आप, मॉल पता है ना? हाँ, मॉल नहीं, वो तो आप जाइए वेबस्टर डिक्शनरी में, वेबस्टर डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी को सबसे बेस्ट डिक्शनरी है, गूगल कीजिए मरियम वेबस्टर डिक्शनरी पे, और माल शब्द का इटिमोलॉजी पे जाइए, कहाँ से आया उसका ओरिजिन। हिंदी के माल शब्द से अंग्रेजी का मॉल शब्द आया। उन मूर्खों को माल बोलना नहीं आता इसलिए मॉल बोलते हैं। अरे आपको तो आता है ना माल बोलना, तो काय कहते हो? इतने गुलाम, इतने दास कि उन्होंने हमसे जो शब्द लिया, हमको जिसका उच्चारण आता है, फिर भी अंग्रेज बने फिर जाए मॉल, आएगा मॉल। आप मॉल में जाते हो, वहां पर वो कांच पे आजकल वो काली कांच होती है, अंदर वाले को बाहर का दिख रहा होता है, अपने को अंदर का नहीं दिख रहा होता। वहां पे भी खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं।
युवा है शीशा तो देखेगा ही। मेरी तो डेफिनेशन ही है, जो दिन में ज्यादा बार शीशा देखता है वो ज्यादा युवा है। कुछ वर्षों बाद देखने लायक रहता नहीं कुछ, या तो धोले हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। और जितने नौकरी करते हैं ना ये बड़ी बड़ी कंपनियों की, उनके 30-32 साल में ही उड़ जाते हैं, क्योंकि 16-16 घंटे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नाम पर एक ही छोटा सा हिस्सा करवाते रहते हैं। जरा पूछना ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जो काम करते हैं उन इंजीनियर्स को, उनको पूरा सॉफ्टवेयर नहीं समझाने देते, समझने देते। आप अमेजोन में नौकरी लेकर के जाओगे, अमेजोन आपको पूरी प्रोसेस कभी नहीं समझने देगा। 3 लोगों ने समझ ली थी तो फ्लिपकार्ट खोल ली निकल करके, इसलिए नहीं समझने देते। एक टुकड़े के मजदूरों को कोई पूरा पर समझने देगा क्या? उसको तो एक टुकड़े में मजदूरी करवाता है, इसीलिए सारे टकले दिखेंगे, जितने सीईओ सब टकले दिखेंगे आपको। और टकला होने के बाद में काहे को देखेगा चेहरा? तो युवा वही है जो बार बार चेहरा देखता है। अरे लेकिन देखते क्या हो शीशे में? शीशे में देखते क्या हो? सब ठीक है कि नहीं यही देखते हो ना। अरे तो बाहर वाला ठीक है मत देखो, अंदर वाला देखो, अंदर वाला ठीक है कि नहीं। उस शीशे में से देखने वाली आंखें आपको पूछ रही है, हु आर यू? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारे जीवन का पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? युवा होता है जो स्वप्न देखता है। और मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो सुबह डिस्कस नहीं कर सकते, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जिन सपनों से नींद उड़ जाती है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम स्वामी विवेकानंद को कोट करके कहते हैं, आई कॉल देम ड्रीम्स विच आर नॉट सीन इन द स्लीप, बट ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट यू स्लीप। जो सोने नहीं देते, नींद उड़ा देते, ऐसे सपने देखता है वो युवा होता है। अरे वो शीशे में से आपको देखने वाले आंखें पूछते हैं, क्या सपने है तेरा? कितना बड़ा स्वप्न है, कितना छोटा स्वप्न है? क्या देखता है तू खुद को? व्हाट इज योर सेल्फ एस्टिमेशन ऑफ योर ओन सेल्फ? हाउ डू यू लुक एट योर ओन सेल्फ? व्हाट इज योर सेल्फ आउटलुक? नॉट हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट यू, बट हाउ यू लुक एट योर सेल्फ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ? आप अपने आप को कहां देखते हैं? बड़े पैकेज के गुलाम के रूप में देखते हैं या जीवन में कुछ करने वाला देखते हैं? इसलिए जीवन को बदलने वाला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। क्या है जीवन का लक्ष्य? किस बात के लिए जन्म लिया? मैंने अपने आप से 8वीं कक्षा से यह प्रश्न पूछा था। वो स्वामी विवेकानंद का बताया ना मैंने, अनेक जन्मों की पुण्याई के बाद मनुष्य बनते हैं। वो कहते हैं आगे की बात, पुण्याई जब डबल होती है, दुगनी होती है, तब भारत में जन्म मिलता है। उनका अगला वाक्य है, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अंततोगत्वा अपनी मुक्ति के लिए भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा। 8वीं कक्षा में जब इसको पढ़ा मैंने, तभी मन में तय कर लिया, अनेक पुण्याई से भारत में जन्म लिया है, पाप थोड़ी किया, विदेश में नहीं जाऊंगा, 1 मिनट के लिए भी भारत भूमि को नहीं छोड़ूंगा। 54 साल की आयु होगी, अभी तक तो पाप नहीं किए, ये सिद्ध हुआ है। आगे का पता नहीं। बहुत ज्यादा मैं बलगनाई नहीं करता, क्योंकि भगवान तुरंत परीक्षा लेता है। मैं तो संघ का प्रचारक हूँ, कल संघ कहेगा विदेश विभाग चला जा, ज्यादा बकबक करता है, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना है माँ भारती से कि मत छोड़ना। लोगों ने कहा विवेकानंद को मानते हो, वो तो गए थे विदेश। मैंने कहा उन्होंने किए होंगे पाप, इसलिए जाना पड़ा। पिछले जन्मों के पाप भोगने के लिए जाना पड़ता है। जो विदेश जाता है पाप भोगने के लिए ही जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी तक तो पता है मैंने पाप नहीं किए, पुण्य किए, इसलिए भारत भूमि में जन्म लिया है। और आपने तो और अधिक पुण्य किए होंगे जो संगम की नगरी में आ गए हो परीक्षा लेकर। इतनी IIT, जितनी NIT, जितनी IIIT थी, आपका सिलेक्शन यहीं पर हुआ। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, अरे वो नहीं मिला, कानपुर नहीं मिला IIT, अरे मुंबई नहीं मिला, बच गया इसलिए IIIT में आ गए। लेकिन पिछले जन्मों की पुण्याई थी, इसलिए प्रयागराज में आ सके, जहां त्रिवेणी संगम है। अब उस पुण्याई को व्यर्थ गवाओ के क्या? किसलिए भगवान ने इतना सब कुछ दिया है? Why are you endowed with so much things? So many things, इतनी निधि आपके अंदर है, आपके हृदय में भाव, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा और प्रतिभा, क्या नहीं कर सकते आप? उस समय वो शीशे से देखने वाली आंखें आपको पूछते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? और जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया वो महान बन गया। मैंने अपने आप से पूछा 1990 में, आज से 33 साल पहले
मैंने अपने आप से पूछा क्या करने के लिए जन्म लिया है, और मेरे मन में आया LLB किया है, वकालत करता। आप देख रहे हो ना कितनी बढ़िया भारत माता की वकालत कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता तो करोड़ों कमाता। ऐसी ईश्वर ने, सरस्वती ने वाणी दी थी, ऐसा मेरी प्रतिभा थी, वक्तृता की। मेरे मित्र कहते थे तू जज बनेगा। मेरे साथी वो अभी जज बने हुए, मेरे 3-4 मित्र हाई कोर्ट में, वो कहते थे तू तो सुप्रीम कोर्ट में कमाएगा। उस समय जेटली जी सबसे बड़े लॉयर थे, तो जेटली जी से ज्यादा कमाएगा। मेरे मित्र मेरे को चिढ़ाते थे, लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा था। अपराधियों की वकालत करके जेब भरने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। मैंने मेरी माँ को जाकर के बताया, माँ तूने 9 महीने पेट में पाला था और दूध पिला करके बड़ा किया। माँ मैं किसी अपराधी की वकालत करके पैसा कमाने के लिए नहीं पैदा हुआ। आपने, मेरी माता पिता ने, बचपन से मैंने देखा है, एक एक पाई जोड़ करके हमको पढ़ाया। उन्होंने गरीबी देखी। 18 साल की उम्र में दोनों ने नौकरी की, और नौकरी करके हम बच्चों को कोई अभाव नहीं आने दिया। लगभग हम सबकी वही कहानी होगी। मैंने कहा आपने ये अभावों से लड़ करके कमाया है, अब मैं अगली पीढ़ी का हूं तो केवल कमाऊंगा ही। तो आपने जो किया वही किया, मैं ये नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू मेक अ क्वांटम जंप, आई वॉन्ट टू चेंज द ऑर्बिट। मैं ऊर्जा को ग्रहण करके ऑर्बिट को बदलना चाहता हूं, कक्षा बदलना चाहता हूं। माँ ने कहा क्या करेगा? मैंने कहा पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन ये पता है कि नौकरी नहीं करूंगा, ये पता है शादी नहीं करूंगा, ये पता है कि कमाई के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा। माँ ने कहा क्या करेगा? मैंने कहा भारत माता की वकालत करूंगा, भारत माता के लिए कार्य करूंगा। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी माँ मिली जिसने एक बार भी नहीं रोका, कभी माँ के आंखों में आंसू नहीं देखे। मैंने तिलक लगाकर विदा किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं वो प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्या करने के लिए जन्म लिया है? What is going to be your life? What is the purpose of your life? What is the dream of your life? क्या करना चाहते हो? जिस समय एयरफोर्स के पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो APJ अब्दुल कलाम नाम का अब्दुल जाकर के, और देहरादून में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इनका नंबर 20वां था। बचपन से वो रामेश्वरम के ईगल्स बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर गरुड़ होते हैं, बहुत छोटे छोटे हरी हरी बोलते हुए। उन ईगल्स को देख करके, उनकी उड़ान देख करके मन में था कि मैं भी एक दिन पायलट बनूंगा। जन्म भर का स्वप्न एक क्षण में टूट गया। आत्महत्या करने के लिए ऋषिकेश गए, गंगा जी में कूद करके आत्महत्या कर दूंगा। आत्महत्या करने के लिए बैठे गंगा जी में लक्ष्मण झूले के पास में, और एक उन्होंने ही लिखा है, अग्नि के पंख पढ़ना उनकी, विंग्स ऑफ फायर, उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। उसमें वो लिखते, एक गोल चेहरे वाला तेजस्वी आंखों वाला सन्यासी आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और भेदती नजरों से मेरे आंखों में डाल करके आंखें पूछता है क्यों परेशान हो। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही बोला, ये मत कहना कि परेशान मत हो, तुम्हारे आंखों में जीवन मृत्यु का द्वंद्व देख रहा हूं। कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे मार्ग बंद हो गए हो तो ये मत सोचना कि नियति तुमसे कुछ और चाहती है। तुम्हारा जन्म इस काम के लिए हुआ ही नहीं था, उनको पता भी नहीं। स्वामी शिवानंद जी थे, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद जी, बाद में लिखा है उन्होंने। स्वामी शिवानंद जी ने जो भगवत गीता की छोटी सी पुस्तिका दी थी, शिलोंग में अपने मृत्यु के समय भी वो पुस्तिका APJ अब्दुल कलाम के जेब में थी। उस एक बात ने उनका मार्ग बदल दिया। हो सकता है कि तुम्हारा जन्म इस काम के लिए हुआ ही ना हो। किसने जन्म हुआ पूछो। और मैं सोचता हूं पायलट में सिलेक्शन हो गया होता तो हमारा मिसाइल प्रोग्राम क्या होता। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या करने के लिए जन्म लिया? जिसने अपने आप को यह प्रश्न पूछा उसका जीवन बदला है। इसलिए आपके सामने ये प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ योर लाइफ। दिस इज द रियल इंडक्शन व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस हायर एजुकेशन। 12वीं तक स्कूल एजुकेशन था, अब हायर एजुकेशन में। व्हाट इज हायर इन दिस एजुकेशन? दिस एजुकेशन मस्ट गिव यू द पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं तो 12वीं तक जैसे ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन किए और व्हाइट बोर्ड पर भी किए होंगे और वही गणित, और अभी आप फर्स्ट ईयर वाले हो ना, M1 M2 में वही मिलेगा जो 12वीं में क्या था, वही इंटीग्रेशन, वही फ्रैक्शंस और वही सारा करना पड़ेगा। कोई कोर्स में बदल नहीं। आपको लगेगा 12वीं में यही तो किया था, फिर M1 में क्यों सिखा रहे फिर से, ये आपके मन में आएगा। लेकिन इट हैज टू बी, पर्पस हैज टू बी हायर। इफ द पर्पस इज नॉट हायर तो उसके बाद मैं कहता हूं 12वीं के बाद शिक्षा की 13वीं है, हायर एजुकेशन। Higher education is for the purpose of life.
And I am giving you this question of greatness. The question that makes you great, not the answer, not the reply to this question, but the question itself will make you great. The question is the secret of greatness. महानता का रहस्य इस प्रश्न में, उत्तर में नहीं। इसलिए वो प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। और बड़ा खराब, मैं मतलब आई एम सॉरी, पर मेरा तरीका बहुत खराब है। अब आज के बाद जब भी शीशा देखोगे तो मुझे याद करो ना करो, ये प्रश्न तो याद करोगे, कौन है तू, किस लिए पैदा हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ, व्हाट यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट शैल यू गिव। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद पीछे मुड़ करके देखोगे तो खुद से पूछना कि क्या दिया मैंने दुनिया को, क्या दिया मैंने विश्व को, क्या दिया मैंने मानवता को, क्या दिया मैंने मेरे भारत को, क्या दिया मैंने मेरे माता पिता को, क्या दिया मैंने मेरे गुरुजनों को जिन्होंने अपना सर्वस्व दे करके मुझे बड़ा किया। अपने आप से ये प्रश्न पूछ सको, इसलिए प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं। हु एम आई, कौन हूं मैं, किस लिए पैदा हुआ, क्या मेरे जीवन का रहस्य है। भारतीय नॉलेज सिस्टम का मूल ये है। यही शंकराचार्य ने पूछा था, यही अद्वैत का जन्म हुआ था, यही भगवान बुद्ध ने पूछा था, यही सुभाष चंद्र बोस ने पूछा था, यही गांधी ने पूछा था प्रिटोरिया के रेलवे स्टेशन पे। इसी प्रश्न ने महापुरुषों को जन्म दिया। आज यहाँ भी महापुरुषों को मैं देख रहा हूँ, आपके आंखों की चमक मुझे बता रही है कि आप भी शीशों में से देखने वाली आंखों को उत्तर दोगे, प्रश्न पूछोगे, हु एम आई, किस लिए पैदा हुआ, क्या है मेरे जीवन का। इस ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन के बाद मैं यही कह सकता हूं, 1893 स्वामी विवेकानंद, शिकागो, ध्यान करिए। इसीलिए श्री मुकुल जी को आज के समय का आधुनिक विवेकानंद इस नाम से भी उद्बोधित किया जाता है। संभवतः जो 22 वर्ष की तपस्या स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जो तपश्चर्या आपने की, वो आपके वाणी से हम सबके बीच में उद्बोधित हुई। अब इस ओजस्वीपूर्ण भाषण के बाद संस्थान माननीय निदेशक जी के माध्यम से श्री मुकुल जी का को सम्मान करना चाहता है। तो मैं